चैप्टर 91 सिस्टम से मिलने वाले क्रेजी रिवॉर्ड्स। चैप्टर 91 सिस्टम से मिलने वाले क्रेजी रिवॉर्ड्स। चू वेई हैरान रह गया, क्या बकवास है सिस्टम, मैं तो बस तुम्हें धन्यवाद देता हूं। यह कब तारीफ में बदल गया? क्या तुम इतने नार्सिसिस्टिक हो? 3, 2, 1 क्रेजी बोनस मोड शुरू होता है। इसके बाद जब चू वेई कंफ्यूज हो गया तो सिस्टम का प्रॉम्प्ट चू वेई के दिमाग में अजीब तरह से गूंजा। डिंग, होस्ट को एक फिजिकल पॉइंट से रिवॉर्ड दो। डिंग, होस्ट को 10,000 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का इनाम दो। डिंग, होस्ट को 2 विजडम एट्रीब्यूट पॉइंट्स से रिवॉर्ड दो। डिंग, होस्ट को 50,000 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का इनाम दो। डिंग, होस्ट को मेन एट्रीब्यूट के 10 पॉइंट्स से रिवॉर्ड दो। नानी, इस बार चू वेई सच में हैरान रह गया। चू वेई को सिस्टम से मिले ढेर सारे रिवॉर्ड्स से सच में राहत मिली थी, लेकिन जब चू वेई ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। सिस्टम ने असल में उसे मेन एट्रीब्यूट्स के 10 पॉइंट्स का एक बार का रिवॉर्ड दिया। चू वेई ने इस सिस्टम का इस्तेमाल सैकड़ों बार बायोलॉजिकल जीन निकालने के लिए किया है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक बार एक मेन एट्रीब्यूट मिला है। यह कहा जा सकता है कि मेन एट्रीब्यूट अभी सबसे मुश्किल एट्रीब्यूट है जिसे पाना मुश्किल है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम अपग्रेड वर्जन फंक्शन को मेन एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर निर्भर रहना चाहिए। सिस्टम, क्या तुम इतने रियलिस्टिक हो? चू वेई को याद आया कि पिछली बार उसने सिस्टम की तारीफ कब की थी। सिस्टम ने उसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी। इस बार खैर, बस इतना ही कह सकते हैं कि वह इसकी तारीफ करता है। इसने असल में सो कॉल्ड क्रेजी रिवॉर्ड मोड चालू कर दिया। अगर आप इसकी तारीफ करेंगे तो यह आपको जबरदस्त इनाम देगा। कितना असली सिस्टम है। लेकिन सिस्टम के रिवॉर्ड अभी खत्म नहीं हुए हैं। डिंग, होस्ट को 5 पॉइंट्स की फिजिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। डिंग, होस्ट को 50,000 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का इनाम दो। डिंग, होस्ट को एक खास ब्लड रिकवरी पिल से इनाम दो। अरे, कुछ अलग है। डिंग, होस्ट को 100,000 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का इनाम दो। डिंग, होस्ट को एक खास सेल्फ डिस्ट्रक्शन ताबीज से इनाम दो। डिंग, इनाम, पुरस्कार। जब चू वेई सुन्न हो गया तो सिस्टम रिवॉर्ड्स की आवाज आखिरकार बंद हो गई। होस्ट का लेटेस्ट कैरेक्टर पैनल इस तरह है। ताकत 100 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 10,000 पाउंड है। नोट, होस्ट अभी फिजिकल ताकत के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। फिजिकल ताकत 80 पॉइंट्स, 8,000 किलोग्राम से कम ताकत वाले हमलों से बचाव करने में सक्षम। नोट, 100 पॉइंट्स तक पहुंचने पर फिजिकल ताकत के लिए खास स्किल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। फुर्ती 61 पॉइंट्स, 32 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 10 पॉइंट्स, आप 10 मीटर के अंदर सभी मूवमेंट्स को साफ साफ महसूस कर सकते हैं। विजडम 15 पॉइंट्स। नोट, होस्ट अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए खुद से विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए विजडम पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। ऑरा वैल्यू 2 मिलियन 4 मिलियन। स्पिरिचुअल एनर्जी का अभी का लेवल 9 है। मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 11 पॉइंट्स। सिस्टम के अगले वर्जन में अपग्रेड करने के लिए यह सिर्फ 11/100 है। होस्ट की क्षमताएं लाल बिजली, आग। होस्ट का शरीर आधा ड्रैगन। होस्ट स्किल्स ऑरा फिंगर गन सक्शन हैंड। होस्ट स्पेसिफिक स्किल आर्म ऑफ पावर। होस्ट इक्विपमेंट चॉपिंग नाइफ, स्टील और लकड़ी का आर्मर। होस्ट कंज्यूमेबल्स क्यूई ब्लड पिल, फायर फीनिक्स ब्लड पिल, ब्लड रिकवरी पिल और एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन रूम। होस्ट कब्जा लेवल 2 वेपन रिफाइनर, लेवल 1 फॉर्मेशन एनग्रेवर। उनके एट्रीब्यूट पैनल को देखकर इस बार सिस्टम से मिले क्रेजी रिवॉर्ड्स ने उन्हें सच में बहुत कुछ दिया। पहला है फिजिकल वैल्यू एट्रीब्यूट। यह असल में ओरिजिनल 20 पॉइंट्स से 80 पॉइंट्स तक गया और फिजिकल वैल्यू 60 पॉइंट्स से ज्यादा है। चू वेई की जंगल की पिछली ट्रिप में सिर्फ 10 से ज्यादा पॉइंट्स थे। और एट्रीब्यूट पॉइंट्स के पीछे एक और बात है, जब यह 100 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए एक्सक्लूसिव स्किल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। क्या इसका मतलब यह है कि जब हर एट्रीब्यूट वैल्यू 100 तक पहुंच जाएगी तो एक एक्सक्लूसिव स्किल होगी? फिजिकल वैल्यू के अलावा अगला स्टेप मेंटल वैल्यू है। 10 पॉइंट तक पहुंचने के बाद गहरी समझ की रेंज 10 मीटर तक बढ़ जाती है। विजडम पॉइंट्स, मेन एट्रीब्यूट पॉइंट्स और ऑरा वैल्यूज सभी में बहुत सुधार किया गया है। इन एट्रीब्यूट वैल्यूज के अलावा चू वेई को सबसे ज्यादा चिंता अपने लिए 2 खास कंज्यूमेबल्स पाने की है, ब्लड रिकवरी पिल और सेल्फ डिस्ट्रक्शन टैलिस्मैन। यह एक्सक्लूसिव चीज वीआईपी जैसी लगती है। चैप्टर 92 टैंग मियर, तुम्हारा वेवी हेयर स्टाइल एक बुरी लड़की जैसा है। चैप्टर 92 टैंग मियर, तुम्हारा वेवी हेयर स्टाइल एक बुरी लड़की जैसा है। चू वेई ने इन चीजों को अच्छे से देखने का फैसला किया। कुछ ही उतार चढ़ाव में वह 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे एक बड़े पेड़ की चोटी पर कूद गया।
चू वेई बड़े पेड़ के ऊपर नीले आसमान की ओर मुंह करके आलस से लेटा रहा और फिर खुशी खुशी उन वीआईपी आइटम्स को देखने लगा जो सिस्टम ने उसे अभी अभी दिए थे। खून ठीक करने वाले अमृत को देखते समय चू वेई के मन में इस अमृत के बारे में जानकारी आई। यह होस्ट के लिए एक खास आइटम है और इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अमृत का असर यह है कि आप कितने भी घायल क्यों न हो, अगर आप खून वापस लाने वाला अमृत लेते हैं तो आप तुरंत अपनी सबसे अच्छी हालत में लौट आएंगे। चू वेई ने एक पल के लिए सोचा, यह गोली एक जीवन के बराबर है। फिर चू वेई ने फटते हुए ताबीज को फिर से देखा। डेटोनेटिंग ताबीज एक बार इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव आइटम है जो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। जो लोग अल्टीमेट अवेयरनर के दायरे में हैं, वे जरूर मरेंगे। कमजोरी बिना सोचे समझे अटैक में बदल जाती है। परम जागृत करने वाले के दायरे में मौत पक्की है। चू वेई का दिल जोर से धड़का। यह छोटा सा फटने वाला ताबीज निश्चित रूप से एक कीमती खजाना था। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में पहले सुपर पावर जागृत लोग, दूसरे जागृत लोग, महान जागृत लोग और फिर परम जागृत लोग होते हैं। इसका मतलब है कि यह छोटा सा विस्फोट करने वाला ताबीज महान जागृत क्षेत्र में लोगों को मार सकता है। इस तरह की चीजें बहुत डरावनी होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि महान जागृत लोगों के दायरे में लोगों के पास सुपरनेचुरल शक्तियां होती हैं जिन्होंने जीवन को जगाया है। जब आध्यात्मिक साधक सो रहा होता है तब भी सुपरनेचुरल शक्तियां खुद को बचाने के लिए योद्धा बन सकती हैं। जो लोग उस लेवल पर पहुंच गए हैं उन्हें अब मास्टर नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्हें सच में मजबूत कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी शक्ति अनगिनत लोगों से कहीं ज्यादा है। चू वेई ने इस कीमती खजाने को ध्यान से रखा। अगर यह चीज बिक जाती तो शायद इसकी कीमत एक छोटे शहर के बराबर होती, लेकिन इस चीज में कुछ कमियां हैं। एक तो यह कि यह डिस्पोजेबल है और दूसरी यह कि इसमें एक जानलेवा कमजोरी है, अंधाधुंध हमला। दूसरे शब्दों में, अगर वह विस्फोट में होता तो वह भी उसके साथ मर जाता। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज से मुझे भविष्य में बड़े शहरों में जाने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो भी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करेगा, हम साथ मरेंगे। अगर कोई मुझे दुखी करता है तो मैं दूसरों को दुखी कर दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। यह चू वेई का किरदार है। दीदी 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 दीदी, यह चू वेई का सेल फोन था जो बजा। वीडियो कॉल कनेक्ट करने के बाद फोन के फ्रंट कैमरे ने टैंग मायर की शक्ल दिखाई। क्लासमेट चू, तुम्हारी छोटी सी जिंदगी कितनी शानदार है, तुम सच में एक बड़े पेड़ पर ठंडी हवा का मजा ले रहे हो। वीडियो कॉल के दौरान टांग मेयर लगभग 10 मीटर के अंदर चू वेई का मोबाइल फोन देख सकती थी। 2 बार साथ काम करने के बाद चू वेई और टांग मेयर ने एक दूसरे के मोबाइल फोन नंबर दे दिए। चू वेई बड़े पेड़ के सहारे आलस से झुक गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जब हमारे पास करने को कुछ न हो तो क्या हम क्लासमेट चू को नहीं ढूंढ सकते? चू वेई, मैं बहुत व्यस्त हूं, हर दिन मजबूत हो रहा हूं। वीडियो में टैंग मायर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू वेई यह कहेगा, क्लासमेट शियाओ चू, भविष्य में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। मुझे डर नहीं है, मैं और मजबूत बनना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे होंगे। टैंग मायर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें यह किसने बताया? मैं उसे पीट पीट कर नहीं मारूंगा। मैंने इसका अनुमान लगाया। आपने यह कैसे अनुमान लगाया? तुम्हारे बाल, बड़ी लहरें, एक बदमाश का स्टैंडर्ड लुक। टैंग मायर ने तुरंत गहरी सांस ली और गुस्से से कहा, चू वेई, तुम बेहतर होगा कि तुम मुझे यह न दिखाओ, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। चू वेई ने बेबसी से कंधे उचकाए। मैं कोई बच्चा नहीं हूं और मैं तुम्हें पीट रहा हूं। वैसे भी तुम मुझे पीट नहीं सकते, मैं आपसे बेहतर हूं। चू वेई का बेपरवाह चेहरा देखकर टैंग मायर ने फिर से गहरी सांस ली और कहा, चलो काम पर लगें। तुम बहुत लकी हो। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जुआंगंग को खोज लिया है और यह ठीक 5 मीटर लंबा है, जो तुम्हें चाहिए। सच में? चू वेई का आलसी शरीर तुरंत सीधा हो गया। हाँ, यह सच है, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत से लोग इसे खरीदना चाहते हैं और एक और भी मुश्किल व्यक्ति है। जल्दी से यहां आओ। परेशान करने वाला किरदार? चू वेई ने भौहें चढ़ाई। ताइवान शहर में चू वेई किसी से नहीं डरता। मैं अभी आता हूं। फोन रखने के बाद चू वेई सीधे तांग फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर चल पड़ा। हालांकि आज चू वेई को सिस्टम के पैसिव मोड से बहुत फायदा हुआ, लेकिन इससे चू वेई की मजबूत बनने की इच्छा कम नहीं हुई। हालांकि अब ताइवान शहर में यह कहा जा सकता है कि चू वेई किसी से नहीं डरता, लेकिन बाहर के बड़े शहरों, शाही राजधानी और पूरे पूर्वी गठबंधन में बाहरी दुनिया में अनगिनत मजबूत लोग हैं। चू वेई को लगता है कि वह घमंडी और अभिमानी हो सकता है, लेकिन वह अज्ञानी नहीं हो सकता। उसे अभी और मजबूत बनने की जरूरत है, तभी वह भविष्य में जो चाहे कर पाएगा। जो करना है करो। चैप्टर 93 टैंग मियर का बॉयफ्रेंड बनना। चैप्टर 93 टैंग मियर का बॉयफ्रेंड बनना। चू वेई का हालिया लक्ष्य जंगल में जादू सीलिंग सरनी है।
सफेद विशाल तलवार 5वें लेवल की सरणी से सील है, जो एक खजाना होना चाहिए। अगर यह बड़ी तलवार मैजिक सीलिंग एरे की तरह 5वें लेवल का हथियार है, तो चू वेई सोच सकता है कि यह बड़ी तलवार डेटोनेटिंग ताबीज की तरह हो सकती है और इसे लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बड़ी तलवार सच में फटने वाले ताबीज जितनी ताकतवर हो सकती है, तो चू वेई सोच सकता है कि जब उसे बड़ी तलवार मिलेगी तो वह क्या सोचेगा। वह दिन आएगा जब वह चू वेई जो चाहे कर सकेगा। जियाओ चू, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चू वेई को उम्मीद नहीं थी कि उसके स्कूल गेट से बाहर निकलते ही टैंग मीर अपनी स्पिरिचुअल कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार स्कूल गेट तक ले आएगी। धन्यवाद। चू वेई को लगा कि तांग मीर उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है। ब्रेक, एक और स्पोर्ट्स कार स्कूल के गेट पर रुकी और कार टैंग मीर के बगल में रुकी। और चू वेई को स्पोर्ट्स कार का मालिक पता चल गया, जो लिन वेई निकला। जैसे कि लिन वेई ने चू वेई को देखा, उसकी आंखों में नफरत उबलने लगी। अब जब भी ताइवान शहर में लोग लिन वेई के बारे में बात करते, तो वे बताते कि कैसे उसे ताइवान शहर के टॉप हथियार रिफाइनर चू वेई ने बुरी तरह हराया था। चू वेई भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन वेई अचानक आ जाएगा, और लिन वेई की स्पोर्ट्स कार की पिछली सीट गुलाबों से भरी हुई थी, लगभग पूरी पिछली सीट भर गई थी। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। स्कूल के गेट पर कई और स्पोर्ट्स कारें रुकीं, और वे सभी कन्वर्टिबल थीं, और पीछे की सीटें गुलाबों से भरी थीं। चू वेई फिर से हैरान रह गया, क्या ये लोग आज स्कूल के गेट पर फूल बेच रहे हैं? टैंग मायर ने अपनी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खोला, अपनी मोटी लंबी टांगों के साथ नीचे चली गईं, और फिर जब चू वेई कंफ्यूज था, उसने चू वेई का हाथ प्यार से पकड़ा और कहा, लिन वेई, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड बन जाने के बाद तुम मेरा पीछा नहीं करोगी? अब तुम देखो, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? चू वेई को हवा में बिजली की एक चमक महसूस हुई। क्या हो रहा था? यह आदमी कौन है? टैंग मायर ने क्यों कहा कि वह उसका बॉयफ्रेंड है? पीछे खड़ी स्पोर्ट्स कारों में बैठे लोगों में से एक ने तांग मायर और चू वेई को हैरानी से देखा। इन स्पोर्ट्स कारों में बैठे लोग समाज के युवा लोग हैं। ताइवान शहर में उनमें से ज्यादातर के पास अमीर परिवार और पैसे हैं। वे या तो रोज शराब पीते हैं या लड़कियों को उठाते हैं। आज उठते ही लिन वेई ने उन्हें टैंग मायर को फूल भेजने में मदद करने के लिए बुलाया। लिन वेई ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह दिखा सके कि ताइवान शहर में उसके कितने कनेक्शन हैं। वह चाहता था कि टैंग मायर को पता चले कि ताइवान शहर में कुछ नाम कमाने वाले लगभग सभी युवा लोग उसे वेस्टब्रुक का चेहरा देंगे। क्या वेस्टब्रुक ने यह नहीं कहा कि टैंग मायर हमेशा सिंगल रही है? हाँ, यह कौन है? उसने असल में हमारे वेस्टब्रुक के साथ महिलाओं के लिए मुकाबला करने की हिम्मत की। वह अब ताइवान शहर में घुलना मिलना नहीं चाहता। यह व्यक्ति चू वेई लगता है। कई स्पोर्ट्स कारों में बैठे कुछ लोगों ने चू वेई को पहचान लिया। क्या वह चू वेई है? वह चू वेई जिसने कभी वेस्टब्रुक को शर्मिंदा किया था। जब लिन वेई ने यह सुना तो उसकी भौहें तुरंत तन गईं और वह झो झो की ओर देखने लगा, जिसने अभी अभी बात की थी। झो झो को भी एहसास हुआ कि उसने जो कुछ कहा था उसमें कुछ गड़बड़ थी, और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। चू वेई भी हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी इज्जत बहुत बड़ी हो गई थी, और सब जानते थे कि उसने लिन वेई को शर्मिंदा कर दिया था। लेकिन तभी चू वेई का हाथ हिला, और चू वेई ने अपने आप ही अपना हाथ तांग मायर की बाहों से खींच लिया। लेकिन तांग मेर ने अपना सिर चू वेई के कान के पास रखा और फुसफुसाया, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी जरूरत का सामान इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करूं? बिल्कुल। चैप्टर 94, मैंने यह बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने का फैसला किया है। चैप्टर 94, मैंने यह बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने का फैसला किया है। तो तुम बस मेरा साथ दो। मैं इस लड़के लिन वेई के पीछे पड़े पड़े सच में थक गई हूं, इसलिए तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो और फिर मैं उसे मना कर दूंगी। चू वेई ने भौहें चढ़ाई, यह बहुत कैजुअल है। यह अभी भी मेरा पहला प्यार है। चू वेई, तांग मायर को जाने दो, लिन वेई ने पानी जैसे उदास चेहरे के साथ चू वेई से कहा। चू वेई ने नफरत से देखा, तुम्हारे कुत्तों में से किसने मुझे उसे बांधते हुए देखा? साफ साफ देखो, यह वही है, उसने मुझे पकड़ा हुआ है। जब टैंग मायर ने यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी ताकत से चू वेई का पीछा कर रहा हूं। फिर उसने चू वेई के कान में फुसफुसाया, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं सामान इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करूं? तुम कैसे बात करते हो? जाहिर है तुमने ही मुझे गले लगाया है। टैंग मायर और चू वेई को एक दूसरे के करीब आते और फुसफुसाते हुए देखकर लिन वेई ने गुस्से से कहा, चू वेई, मैं फिर से कहूंगा, टैंग मायर को जाने दो, वरना मैं तुम्हें पक्का पछतावा करा दूंगा। मुझे पछतावा करवाओगे? मुझे डर है कि तुम में यह काबिलियत नहीं है। चू वेई का लहजा बेपरवाह था। अरे चू वेई नाम के उस आदमी, जो तुम कहते हो, ध्यान से बोलो। यह मत सोचो कि तुम ताइवान शहर में एक महान व्यक्ति हो।
आज तुम्हारे सामने कौन ताइवान शहर का कोई मशहूर व्यक्ति नहीं है, झो झो ने स्पोर्ट्स कार में कहा। हाँ, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम हथियार बनाने में मशहूर हो, तुम ताइवान शहर में इतने गुस्सैल हो सकते हो। सावधान रहो क्योंकि तुम्हें मौत शब्द लिखना नहीं आता। क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे सामने जो लोग हैं, उनमें से किसी को भी पैसे या लोगों की जरूरत नहीं है। तुम्हें देखो, तुम एक गरीब स्टूडेंट हो, क्या तुम हमारे साथ खेल सकते हो? झो झो फिर बोला, तुम खुद को देखते भी नहीं हो। तुमने सस्ते कपड़े पहने हैं। मुझे डर है कि मैं एक बार के खाने पर जितना पैसा खर्च करता हूं, वह तुम्हारी पूरी जिंदगी के कपड़ों पर खर्च किए गए पैसे से ज्यादा है। तुम इतने गरीब हो और फिर भी दूसरों की नकल करते हो। देवी, तुम पेशाब करके अपनी एक फोटो क्यों नहीं ले लेती? मिस टैन मायर को छोड़ो और यहां से निकल जाओ। बेचारी कुतिया। चले जाओ बेचारे बी। चले जाओ बेचारे, यहां शर्मिंदा मत हो, हम बाद में क्लब जा रहे हैं। क्लब जैसी जगह ऐसी नहीं है जहां आप एक गरीब व्यक्ति जा सकें। बेचारे बी, चुपके से खुद से जलो। इन लोगों की बातें सुनकर चू वेई ने थोड़ा मुंह बनाया और अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या ये लोग एसबी हैं? या यह बंदर का बुलाया हुआ मजाक है? आध्यात्मिक साधना के इस युग में पैसे का क्या मतलब है? यह सिर्फ एक करेंसी है। इस युग में सबसे जरूरी चीज है ताकत और लड़ने की ताकत। लेकिन उनके सामने जो लोग हैं, वे असल में शेखी बघार रहे हैं कि वे कितने अमीर हैं। मुझे सच में नहीं पता कि उनमें यह बड़ाई की भावना कहां से आती है। चू वेई को कुछ समय तक इन लोगों से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसे कोई एक्शन लेने की इच्छा भी नहीं थी। ये युवा मास्टर 5 की कॉम्बैट पावर के साथ भी बेकार लग रहे थे। शायद जियान वू और लियू निंग, जिनकी उसने कल बेइज्जती की थी, उनसे बेहतर थे। बहुत सारे एसबी। क्योंकि तुम सब सोचते हो कि मैं टैंग मियर के लायक नहीं हूं, तो मैं आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूंगा। अपना मन बनाकर चू वेई ने तुरंत टीवी ड्रामा की तरह टैंग मायर की कमर में हाथ डाला और कहा, लिन वेई, तुम कितने बेशर्म हो, मेरी गर्लफ्रेंड का पग की तरह पीछा कर रहे हो। हाँ, क्या तुम प्रोफेशनल डॉग लिकर हो? और तुम लोग, लिन वेई तो बस चाटने वाला कुत्ता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम लिन वेई के चमचे हो? इन लोगों के ग्रुप को जबरदस्ती हराने से चू वेई को अब कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए चू वेई ने उन्हें गुस्सा दिलाकर मार डालने का फैसला किया। अध्याय 95, लिन वेई को थप्पड़ मारना। अध्याय 95, लिन वेई को थप्पड़ मारना। टांग मायर को उम्मीद नहीं थी कि चू वेई अचानक उसकी कमर को पकड़ लेगा और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। हालांकि चू वेई की बातें सुनने के बाद वह राहत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। लड़के, तुमने हमें डांटने की हिम्मत की, तुम्हें स्किन में खुजली हो रही है। बेचारा भी, तुम्हें बाद में पीटा जाएगा और तुम रोओगे। देखो, इस बेचारे भी लड़के ने टैंग मायर की कमर को गले लगाने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि वह जीना नहीं चाहता। मैंने पहली बार इतना घमंडी बेचारा भी देखा है। वह सच में हमसे भी ज्यादा घमंडी है। हाँ, सही है, वेस्टब्रुक ने कुछ समय पहले कहा था कि वह इतने लंबे समय से टैंग मायर का पीछा कर रहा था, लेकिन उसने उसका हाथ भी नहीं छुआ। इस लड़के ने उसकी कमर को गले लगाने की हिम्मत की। क्या यह वेस्टब्रुक के मुंह पर तमाचा नहीं है? जब लिन वेई ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। झो झो, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं समझेगा। लिन वेई सीधे स्पोर्ट्स कार से बाहर कूद गया। वह पहले से ही गुस्से में था और उसने सीधे चू वेई को मुक्का मारा। चू वेई की आंखें नफरत से भरी थीं और वह सच में उससे लड़ने लगा। चू वेई की फिजिकल ताकत 80 पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद 8,000 जिनसे कम के फिजिकल अटैक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इस लिन वेई की मुट्ठी में सिर्फ 4,000 जिन की ताकत है और ऐसा लगता है कि उसके पास लगभग लेवल 5 की स्पिरिचुअल पावर है। इतनी ताकत के साथ अगर मैं खड़ा भी रहूं और उसे मुझे मारने दूं तो भी वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। यह सच में बकवास है। चू वेई ने बिना हिले तांग मेर का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से थप्पड़ भी मारा। एक थप्पड़ के साथ लिन वेई का शरीर सीधे 1 या 2 मीटर से ज्यादा दूर जाकर जमीन पर गिर गया। एक थप्पड़ की तलाश में चू वेई ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम लोगों से लड़ना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी मजबूत बात जानने पर जोर दिया, जो सच में कोई मुश्किल काम नहीं है। लिन वेई ने अपने शरीर को सहारा दिया और खड़ा हो गया, लेकिन उसने अपना मुंह खोला और एक पफ के साथ मुंह में खून और कुछ सफेद दांत बाहर निकल आए। लिन वेई ने देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं और वह दहाड़ा, चू वेई, मैं तुमसे कभी समझौता नहीं करूंगा। दूसरी स्पोर्ट्स कारों में बैठे लोगों ने अपने दरवाजे खोले और लिन वेई के पास आए। वेस, क्या तुम ठीक हो? वेस, वेस, तुम कैसे हो? वेस, लगता है तुम्हारे कुछ दांत टूट गए हैं। क्या दर्द हो रहा है? झो झो ने हमदर्दी से देखा। यह सुनकर लिन वेई को बहुत गुस्सा आया। झो झो, तुम कमीने, चुप हो जाओ और बोलना बंद करो। हाँ हाँ।
चू वेई और तान मेर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस झो झो ने सच में लिन वेई के दर्द के बारे में बात की। क्या वह दुश्मन के कैंप में कोई अंडरकवर हो सकता है? लिन वेई के झो झो पर चिल्लाने के बाद वह अपने बगल में खड़े दूसरे युवा मास्टर की ओर मुड़ा और कहा, बाईजुन तुम जाओ, उसे मारो। बाईजून ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और बोला, चू वेई वेस्टब्रुक एक हथियार बनाने वाला है और उसकी ताकत उसका मजबूत पक्ष नहीं है। उस पर हमला करने की तुम्हारी काबिलियत क्या है? इस आदमी का नाम बाईजुन है, जो ताइयुआन शहर के बाई परिवार से है। बाई परिवार ताइयुआन शहर का एक बड़ा परिवार है। कहा जाता है कि परिवार का मुखिया सुपर पावर की दुनिया में पहुंच गया है और उसे ताइयुआन शहर के सबसे बड़े लोगों में से एक माना जाता है। आउच! उस पर हमला करना कोई स्किल नहीं है। अगर तुम कहते हो तो मेरे लिए तुम पर हमला करना भी एक स्किल है। क्या बाईजून अब भी तुमसे डरता है? बाईजून, जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 को लेकर कॉन्फिडेंट था, बाहर चला गया। तांग मेर मुस्कुराई। इस बाईजून को शायद यह नहीं पता था कि चू वेई ने कल जियांग वू को लात मारी थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के 9वें लेवल पर था, बेहोश हो गया था। भले ही तुम्हें पीटा जाए, तुम इसके लायक हो, तांग मायर ने खुद से कहा। तुम्हें लिन वेई की मदद करने के लिए किसने कहा? क्या तुम मुझसे इस तरह लड़ोगे? बाईजून ने चू वेई को घूरा, क्योंकि चू वेई ने अभी भी तांग मायर की कमर पकड़ रखी थी। वह कैसे लड़ेगा? क्या वह एक हाथ से लड़ेगा? तांग मेर ने तुरंत रिएक्ट किया और चू वेई के हाथ से छूट गई, साथ ही चू वेई को चुटकी भी ली। इस लड़की का फायदा उठाने की हिम्मत की, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगी। चू वेई अवाक रह गया। क्या तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं कहा था? अभी मेरी परफॉर्मेंस एक प्रोफेशन एक्टर जैसी थी, इसलिए मुझे पूरे नंबर मिलने चाहिए। चैप्टर 96 चू द किंग बनाम ब्रॉन्ज। चैप्टर 96 चू द किंग बनाम ब्रॉन्ज। मैं तुमसे जैसे चाहूं लड़ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा। चू वेई ने अपना दाहिना हाथ, जो उसने अभी अभी तांग मायर को पकड़ा था, अपनी पीठ के पीछे कर लिया। बाईजून की आंखें ठंडी हो गईं। तुम बदमाश हो, तुम बहुत पागल हो। इतनी बकवास मत करो। तुम्हें पीटने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ होगा। भले ही मेरे पास करने के लिए कुछ न हो, मुझे और मजबूत होना है। मेरे पास तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बाईजून गुस्सा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह पहली बार है जब मैंने ताइयुआन शहर को इतना पागल होने की हिम्मत करते देखा है। मुझे लगता है कि बाईजून में लेवल 9 की स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत है। यह बच्चा नाटक करने में बहुत अच्छा है। बाईजून इसे 1 मिनट में मार डालेगा। हाँ सही है, जो ऐसा दिखावा कर सकता है वह हमसे बेहतर है, झो झो ने फिर कहा। पास में खड़े कई युवा मास्टर्स झो झो पर चिल्लाए, क्या हमें दिखावा करने वाला कहा जाता है? हमें ताकतवर कहा जाता है। अपने ऊपर मुसीबत मत लाओ। अगर तुम बोल नहीं सकते तो चुप हो जाओ। मैं सच में उन विरोधियों से नहीं डरता जो भगवान जैसे हैं, लेकिन मैं उन टीममेट्स से डरता हूं जो सुअर जैसे हैं। ठीक है, बंद करो, लिन वेई गुस्से से चिल्लाया। बाईजून, मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा। तुम्हें जो भी करना होगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। बाईजून हैरान रह गया। हालांकि उसे अभी चू वेई की बातों से गुस्सा आया था, लेकिन वह बस चू वेई को सबक सिखाना चाहता था। वह जानता था कि चू वेई एक स्टूडेंट था और दूसरे लेवल का हथियार बनाने वाला था। ऐसे स्टूडेंट स्कूल के खजाने थे। अगर चू वेई सच में खत्म हो गया तो जरूर बड़ी चीजें होंगी। तुम्हें किस बात का डर है? लिन वेई फिर चिल्लाया, तो तुम उसे मेरे लिए मार डालो और मैं खुद उसे मार डालूंगा। बाईजून अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। हालांकि उन्हें घमंडी होने और दूसरों को बर्बाद करने की आदत थी, लेकिन यह चू वेई कोई आम इंसान नहीं था। स्कूल का प्रिंसिपल पक्का हार नहीं मानेगा। इस समय चू वेई ने शांति से कहा, अभी आपकी हिचकिचाहट के आधार पर मैं आपको बर्बाद नहीं करूंगा। इससे पहले कि बाईजून इस वाक्य का मतलब समझ पाता, चू वेई का मुक्का उसकी छाती तक पहुंच चुका था। स्पीड इतनी तेज थी कि उसके पास बचने का समय ही नहीं था। छुओ की आवाज के साथ बाईजून कई मीटर दूर जा गिरा। हालांकि वह शर्मिंदा था, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। आसपास के कई युवा मास्टर्स हैरान रह गए। क्या हुआ? बाईजून को असल में एक मुक्के से पीछे धकेल दिया गया। चू वेई का पिछला परफॉर्मेंस साफ तौर पर एक बातूनी राजा जैसा था। वह लड़ाई में इतना मजबूत कैसे हो सकता है? अपनी ताकत की तुलना में वह एक राजा और एक पीतल के समान है। तो वह हमसे इतनी बकवास क्यों करता है बीबी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इंतजार करना चाहता है कि हम पहले भी बनने का नाटक करें और फिर हमारे मुंह पर थप्पड़ मारे? एक मुक्के में गोरी सेना को पीछे धकेलने के बाद चू वेई ने लिन वेई को बेरुखी से देखा। हालांकि चू वेई ने पहले भी लिन वेई को मारा था, लेकिन उनमें से कई अच्छे मूड में और मजे में थे और उसने उसे नहीं मारा। लेकिन जब उसने सुना कि लिन वेई उसे खत्म करने वाला है, तो चू वेई का दिल अचानक ठंडा हो गया।
अगर मैं आज लिन वेई के हाथों में पड़ गया तो मुझे डर है कि वह सच में मुझे बर्बाद कर देगा। इस मामले में मैं पहले उसे बर्बाद कर दूंगा। जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है उन्हें हट जाना चाहिए। जैसे ही चू वेई आगे बढ़ा, उसने लिन वेई के आसपास के युवा मास्टर्स से रुखेपन से बात की। कई युवा मास्टर्स हैरान रह गए। अगर चू वेई पहले थोड़ा घमंडी होता तो वे इतने डरे हुए नहीं होते। लेकिन अब चू वेई के पास कोई फालतू बात नहीं है और उसकी बातें बहुत घमंडी नहीं हैं, लेकिन उसे एक डरावनी फीलिंग है, जैसे कि अगर उसने दूसरी पार्टी की बात नहीं सुनी तो सच में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। शायद इस समय चू वेई को भी ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा। चू वेई में अब एक एक्स्ट्रा टेम्परामेंट है, यानी एक मजबूत आदमी का टेम्परामेंट। उसकी बातों और शब्दों का कमजोर लोगों पर रोकने वाला असर होता है। अध्याय 97 चू वेई की गति। अध्याय 97 चू वेई की गति। युवा मास्टर्स लगभग एकमत होकर लिन वेई से दूर चले गए। घटनास्थल पर माहौल अचानक बहुत शांत हो गया। लिन वेई को भी यह महसूस हुआ। उसने चू वेई को देखा जो पास आ रहा था। उसके माथे पर एक पतला आदमी दिखाई दिया और डर से उसका शरीर सिकुड़ गया। जैसे जैसे चू वेई चल रहा था, उसके बाएं हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से जमा हो रही थी। चू वेई के बाएं हाथ से सक्शन की एक धारा निकल रही थी जो जमीन से कुछ इंच ऊपर धूल और पत्थरों को खींच रही थी और हवा में तैर रही थी। जब चू वेई की हरकतों से सब हैरान थे, तभी किसी ने चू वेई को खींच लिया। वह टैंग मायर था। चू वेई, भूल जाओ, बस इसे मुझे इज्जत देना समझो, ठीक है? टैंग मायर को शायद उम्मीद नहीं थी कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। असल में वह बस चाहता था कि चू वेई इन लोगों को सबक सिखाए। लेकिन अगर उसने अभी की स्थिति को नहीं रोका तो लिन वेई सच में चू वेई द्वारा बर्बाद हो सकती है। लिन वेई की ताकत ज्यादा नहीं है, लेकिन वह इस यंग मास्टर्स के ग्रुप में सबसे मशहूर इंसान बन सकता है। खुद फर्स्ट लेवल वेपन रिफाइनर होने के अलावा सबसे बड़ी वजह उसके पिता लिन कियान्युआन हैं। लिन कियान्युआन न सिर्फ कई सालों से सुपर पावर की दुनिया में है, बल्कि क्योंकि वह एक हथियार बनाने वाला है जो पूरे साल दूसरों के लिए हथियार बनाता रहता है, इसलिए उसके कॉन्टैक्ट्स का एक बड़ा नेटवर्क है और उसके लिए ऐसे लोगों को जानना आम बात है जो जागे हुए लोगों की दुनिया में हैं। अगर लिन वेई को सच में खत्म कर दिया गया तो ताइयुआन शहर में यह मामला सच में बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे डर है कि अगर प्रिंसिपल भी सामने आ गए तो भी मामला खत्म नहीं होगा। चू वेई ने तांग मायर की ओर देखा और देखा कि तांग मायर चिंतित और थोड़ा दोषी लग रहा था। अगर चू वेई ने आज लिन वेई को सच में अपाहिज बना दिया और कुछ ऐसा किया जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसे चू वेई के लिए सच में दुख होगा। चू वेई, भूल जाओ, ठीक है? बस छोटी बहन पर एक एहसान कर दो। टैंग मायर की लगभग भीख मांगने वाली रिक्वेस्ट फिर से सुनकर चू वेई ने बिना रहम के उसे मना कर दिया। फिर उसने लिन वेई से कहा, आज तुम लकी हो, आइंदा जब तुम मुझे देखो तो दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा और बेइज्जत करूंगा। फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और जो कहूंगा वो करूंगा। टैंग मायर ने देखा कि चू वेई ने उसकी बातें सुन ली हैं और जल्दी से कहा, ठीक है, चलो तुम्हारे साथ चलते हैं छोटी बहन। आज भी हमें कुछ काम करना है। टैंग मायर को बहुत डर था कि चू वेई बाद में झगड़ा करेगा और लिन वेई को खत्म करना चाहेगा। अगर उसे खत्म नहीं भी किया गया तो तब तक उसके पैर या हाथ तोड़ना मुश्किल होगा। हाँ, चू वेई ने सिर हिलाया। दोनों टैंग मायर की स्पोर्ट्स कार में बैठ गए और धूल में उड़ गए। वेई शाओ, क्या तुम ठीक हो? आप कैसे हैं, वेस्टब्रुक? युवा मास्टर्स का एक ग्रुप फिर से लिन वेई के पास आया। झो झो भी किनारे पर था और कहने ही वाला था, वेस्टब्रुक, क्या तुम्हारा चेहरा दुख रहा है? मेरे पास दवा है। लेकिन जब उसने लिन वेई को कातिल निगाहों से उसे देखते हुए देखा तो उसने जो कहना चाहा उसे दबा लिया। यहां से चले जाओ सब लोग, यहां से चले जाओ, लिन वेई दहाड़ा। युवा मास्टरों के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। उस समय कई लोग एक दूसरे को देखकर कार में बैठ गए और चुपचाप चले गए। घटनास्थल पर सिर्फ लिन वेई ही बचा था। लिन वेई ने जमीन पर चू वेई द्वारा तोड़े गए अपने दांतों को देखा और जोर से जमीन पर मुक्का मारा। इस समय उसने पहले ही सोच लिया था कि अब से जब ताइयुआन शहर में लोग लिन वेई का जिक्र करेंगे तो वे इस बात पर गर्मागर्म चर्चा करेंगे कि कैसे हथियार बनाने के मामले में माहिर चू वेई ने उसके दांत तोड़ दिए थे। चू वेई, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं लिन वेई तुम्हें जरूर मरने दूंगा। लिन वेई ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। अरे, क्या यह अंकल गुम हैं? मैं किसी को मारना चाहता हूं। फोन के दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, किसे मारना है? किस लोक में? उसका नाम चू वेई है और वह शायद आध्यात्मिक ऊर्जा के 9वें लेवल पर है। ठीक है। फोन का दूसरा छोर कट गया। लिन वेई ने फोन पकड़ा और गुस्से से खुद से कहा, चू वेई, अंकल गोंग सुपर पावर के मामले में मास्टर हैं। तुम मर गए। मैं पहले तुम्हें पकड़ूंगा और फिर तुम्हारा मांस काटूंगा। हाँ, एक एक करके उसका मांस काटो और फिर उसके हाथ काट दो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टैंग मायर की कमर में हाथ डालने की? और उसकी आंखें निकाल दो। और हाँ, मैं उसकी जीभ भी काट देना चाहता हूं ताकि उसका तेज मुंह अब भी न पकड़ सके। चू वेई टैंग मायर की स्पोर्ट्स कार में बैठा और जल्द ही एक स्टेडियम जैसी इमारत के पास आ गया। जो चीज आप चाहते हैं वह नीलामी में है। जुआंगंग नीलामी में बिकने वाली आखिरी चीज है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। नीलामी शुरू हो जानी चाहिए थी। हाँ, चू वेई ने सिर हिलाया। चैप्टर 98 क्या ये सच में एलियन है? चैप्टर 98 क्या ये सच में एलियन है? बिल्डिंग के सामने का गार्ड साफ तौर पर टैंग मायर को जानता था। जब दोनों अंदर आए तो उन्होंने इज्जत से मिस टैंग कहा। बिल्डिंग में अंदर घुसते ही अंदर एक खोखला स्टेडियम है जिसके ऊपर कांच की एक परत है। स्टेडियम मूवी थिएटर जैसी सीटों से घिरा हुआ है। इस समय सीटें लोगों से भरी हुई हैं। यह ऑक्शन हाउस है। स्टेडियम के बीच में एक सेरेमोनियल लेडी माइक्रोफोन पकड़े खड़ी थी। वह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसने उसके बगल में एक बड़े स्क्वेयर की ओर इशारा किया जो अनगिनत छोटे छोटे स्क्वेयर से बना था और कहा, यह हम एक बहुत ही छिपी हुई गुफा में हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक हमें जो मिला है वह एलियंस की कोई चीज है। सभी लोग कृपया एक नजर डालें। एटिकेट लेडी ने बड़े स्क्वायर को दबाया और फिर बड़े स्क्वायर ने तुरंत अनगिनत छोटे स्क्वायर बना लिए और उन पर तस्वीरें आ गईं। तस्वीरों में बहुत सारे लोग थे, इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि वे कई नस्लें थीं। इनमें से कुछ लोगों का सिर बैल का और शरीर इंसान का होता है, कुछ बहुत सुंदर होते हैं और कुछ के दो सिर होते हैं और वे बहुत बदसूरत दिखते हैं। एटिकेट लेडी ने कहा, ये सब एलियन हैं। यह क्यूब एक रिकॉर्डर जैसा है जो इन एलियन के दिखने को रिकॉर्ड कर रहा है। यह एलियन के बारे में जानने का एक मौका है, इसलिए 5000 कॉपी नेशनल करेंसी में नीलाम की जा रही हैं। जैसे ही एटिकेट लेडी ने ये शब्द कहे, आसपास की सीटों से कई लोग चिल्लाए, यह फिर से कितनी बेकार चीज है और यह 5000 यूएस डॉलर में बिक रही है। आप जाकर इसे क्यों नहीं ले लेते? हाँ, मैंने पहले भी एक खरीदा था, लेकिन वह किसी काम का नहीं था। जल्दी करो और अगली नीलामी की चीज निकालो। एटिकेट वाली लेडी थोड़ी शर्मिंदा है। ऐसा लगता है कि पहले ऐसी बहुत सारी बेकार चीजें थीं। पहले तो सब लोग उन्हें खरीदने के लिए दौड़े थे जब उन्होंने सुना कि वे एलियंस से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन अब उन्हें बेचना मुश्किल है। जैसे ही एटिकेट लेडी अगली चीज अनाउंस करने वाली थी, चू वेई, जो ऑक्शन हाउस में आया था, ने एक साइन बोर्ड उठाया जिस पर 103 लिखा था और जोर से कहा, मुझे यह चाहिए। आसपास के सभी लोग हैरान थे और चू वेई को देखने लगे। इस आदमी के पास बहुत पैसा है और इसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। असल में ज्यादातर लोग इसे 5000 यूएस डॉलर में आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन इस चीज पर पहले भी बात हो चुकी है और यह किसी काम की नहीं है और तथाकथित एलियंस को नहीं पता कि यह कोई बेईमान बिजनेसमैन है जिसने पैसे ठगने की कोई तरकीब निकाली है। समय के साथ जब हर कोई इस चीज को देखता है तो उन्हें लगता है कि यह एक मनी स्कैम है। क्योंकि यह एक मनी स्कैम है, अगर कोई इसे खरीदता है तो उसे बेवकूफ बनाया गया है और वे बेवकूफ हैं। ब्रांड नंबर 103 के ये सज्जन, आप बहुत समझदार हैं। इस एलियन की तस्वीरों की स्टडी करना आप पर है। हमारे चांगशुई मर्सिनरी ग्रुप को आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिस एटिकेट को डर था कि चू वेई को पछतावा होगा, इसलिए उन्होंने फैसला किया और बिना किसी और से फोटो लिए चू वेई को दे दी। चू वेई को दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं है। आखिर चू वेई को कुछ भी करते समय हमेशा दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं होती। जब तक वह अपने कामों को नहीं रोकता, चू वेई का तरीका हमेशा यही रहा है कि जो कोई भी उसे रोकता है उसे पीटता है। लेकिन एक बात ने चू वेई को हैरान कर दिया। असल में उनके अलावा दूसरा ऑक्शन हाउस भी टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास था, लेकिन मिस एटिकेट ने जैसा कहा उससे लगता है कि यह ऑक्शन हाउस चांगशुई मर्सिनरी ग्रुप नाम के एक ग्रुप के पास था। जैसे कि उन्हें चू वेई के शक समझ आ गए हों, टैंग मायर ने समझाया, हमारा टैंग फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ जगह देता है और सारे प्रोडक्ट चांगशुई मर्सिनरी ग्रुप के हैं और हम सिर्फ हैंडलिंग फीस लेते हैं। ओह! चू वेई ने सिर हिलाया। उसने भाड़े के सैनिकों के ग्रुप के बारे में थोड़ा सुना था। भाड़े के सैनिकों का ग्रुप अलग अलग शहरों में घूमता था और कुछ चीजें बेचता था। यह जमाना 2019 की धरती जैसा नहीं है, जहां एक्सप्रेस डिलीवरी हर जगह है। बेशक इस जमाने में कारों और हवाई जहाजों से ज्यादा तेज ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, लेकिन वे बहुत खतरनाक हैं। क्योंकि अलग अलग शहरों में ट्रैफिक वाली सड़कों पर लोगों की सुरक्षा के लिए कोई ऊंचे महल या बड़े हथियार नहीं होते, इसलिए शहरों से बाहर निकलने का मतलब है कि आप म्यूटेंट जानवरों और ज़ॉम्बी का खाना बन सकते हैं। इसलिए ये भाड़े के ग्रुप अलग अलग शहरों में घूमकर सामान बेचते थे।
जल्द ही किसी ने चू वेई को अनगिनत छोटे चौकोरों से बना बड़ा चौकोर टुकड़ा लाकर दिया और चू वेई ने 5,000 यूनाइटेड नेशंस के सिक्के दिए। चौक पर लगी तस्वीरों को देखकर चू वेई मन ही मन सोच रहा था, क्या ऊपर दी गई तस्वीरें सच में एलियन हैं? अध्याय 99 ब्लैक स्टील प्रकट होता है। अध्याय 99 ब्लैक स्टील प्रकट होता है। इसके बाद चू वेई को नीलामी की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही और वह वहां से नहीं गया, क्योंकि वह इंतजार कर रहा था, काले स्टील के दिखने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चू वेई इन एलियन तस्वीरों को देख रहा था, एटिकेट लेडी ने आखिरकार कहा, सब लोग, आज ऑक्शन का सिर्फ एक आखिरी आइटम बचा है, यानी 5 1 मीटर ब्लैक स्टील्स। हर कोई काले स्टील की कीमत जानता है। यह एक थर्ड लेवल मटेरियल है, इसका इस्तेमाल हथियार और कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। 500,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से अभी शुरू करें। 550,000 किसी ने बोली लगाई। 600,000 650,000। जल्द ही काले स्टील की कीमत 1 मिलियन तक पहुंच गई। ऐसा लगता है कि यह मटेरियल बहुत पॉपुलर है। मैंने 5 मिलियन की बोली लगाई। अचानक किसी ने कीमत बढ़ाकर सीधे 5 मिलियन कर दी। मौके पर मौजूद कई लोगों ने राहत की सांस ली। क्या एक साथ इतना कुछ बढ़ाना जरूरी है? ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति काला स्टील पाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। सबने उस जगह को देखा जहां बोली लगाई गई थी और देखा कि साइन पकड़े हुए आदमी एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके चौकोर चेहरे पर शान थी और उसके आसपास के लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यह व्यक्ति ताइवान शहर के मेयर लो शेन हैं। जब सबने लो शेन का ऑफर देखा तो सबने सोचा कि क्या उसे मान लेना चाहिए, लेकिन जल्द ही उन्होंने हार मान ली। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि लो शेन मेयर थे और उनकी लड़ने की ताकत उस समय ताइवान शहर में सबसे ज्यादा थी। किसी में भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मिस एटिकेट ने 2 बार पूछा कि क्या वहां कोई सबसे ज्यादा कीमत है। अगर किसी ने 3 बार ऑफर नहीं दिया तो काला स्टील लो शेन का हो जाएगा। जब मिस एटिकेट तीसरी बार बोलने वाली थीं, तो चू वेई ने कहा 2 मिलियन। उसी समय चू वेई ने अपने बगल में बैठी टैंग मायर से फुसफुसाते हुए कहा, पिछली बार जब मैंने हथियार को रिफाइन करने का ऑर्डर लिया था तो मजदूरी लगभग 1 मिलियन थी। इसमें यह फीनिक्स ब्लड पिल भी जोड़ लो, तुम इसका अंदाजा कितने में लगा सकते हो? प्रिंसिपल ने पिछली बार चू वेई को एक फीनिक्स ब्लड पिल दी थी जो उसकी बॉडी बदल सकती थी, लेकिन चू वेई ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। आखिर उसकी बॉडी बहुत पहले ही आधे ड्रैगन जैसी हो चुकी थी और यह फीनिक्स ब्लड पिल उसे इससे बेहतर बॉडी नहीं दे सकती थी। इसे कुछ पैसों के लिए बेचना बेहतर होगा। फीनिक्स ब्लड पिल एक अच्छी चीज है। इस तरह की चीज ईस्ट यूनियन के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन स्टूडेंट्स को देते हैं जिनमें काबिलियत होती है। आम लोग इसे पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते। अगर आप इसे बेचना चाहें तो 5 मिलियन में मिल सकता है। 5 मिलियन बहुत महंगा है। कोई हैरानी नहीं कि स्कूल में कई लोग कहते हैं कि वे प्रिंसिपल की नाजायज औलाद हैं। आप जानते हैं, प्रिंसिपल की महीने की सैलरी सिर्फ 50,000 है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने मुझे जो चीजें दी वे इतनी महंगी होंगी। ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल सच में खुद को टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उसे ये सभी कीमती चीजें दी। लगता है मुझे 2 महीने में जॉइंट स्कूल कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट लाना होगा ताकि प्रिंसिपल अच्छा शो कर सके। क्या तुम सच में इसे बेचने जा रहे हो? टैंग मायर ने पूछा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि जो लोग स्पिरिट्स की खेती करते हैं वे सच में इस तरह की चीज बेचेंगे जिससे उनकी बॉडी बदल सकती है। अगर इस तरह की चीजें उन परिवारों को बेची गईं, तो मुझे डर है कि वे इसके लिए लड़ेंगे और अपना सिर भी फोड़ लेंगे। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चों का भविष्य में शरीर बेहतर हो और उनका विकास बेहतर हो? बेचो, यह चीज मेरे लिए बेकार है। टैंग मायर हैरान रह गए और बोले बिना नहीं रह सके, बहुत बढ़िया, मैं 3 मिलियन ऑफर करूंगा। इस समय लो शेन ने फिर से कीमत बढ़ा दी। चू वेई ने भौहें चढ़ाई और सीधे चिल्लाया, 5 मिलियन। सीन हैरान करने वाला था। काला स्टील 5 मिलियन में बिका। यह कीमत किसने बताई? आप जानते हैं, हालांकि काला स्टील कीमती है, लेकिन इसकी भी एक कीमत होती है। आमतौर पर 5 मीटर काला स्टील ज्यादा से ज्यादा 3 मिलियन का ही होता है और यह कभी भी 5 मिलियन तक नहीं पहुंचेगा। यह कौन व्यक्ति है जो पैसे को कुछ भी नहीं समझता? उनके बगल में बैठे टैंग मायर भी हैरान रह गए। नीलामी के दौरान लोगों ने कीमत 50,000 या 10,000 बढ़ा दी, लेकिन उनके बगल वाले व्यक्ति ने एक बार में 2 मिलियन जुटा लिए। यह पैसे को पैसे की तरह न समझना नहीं है, बल्कि पैसे को कागज की तरह समझना है। अध्याय 100 यह शहर के राजा के चेहरे पर एक तमाचा है। अध्याय 100 यह शहर के राजा के चेहरे पर एक तमाचा है। इसके अलावा उसके खिलाफ बोली लगाने वाला व्यक्ति शहर का मालिक था।
क्या इस चू वेई को यह नहीं पता कि ऐसा करने से शहर के मालिक को बुरा लगेगा? तांग मायर और चू वेई जिस परेशान करने वाले व्यक्ति के बारे में पहले बात कर रहे थे वह शहर का मालिक लुओ शेन था, क्योंकि तांग मायर ने बहुत पहले यह खबर सुनी थी कि लुओ शेन भी यह काला स्टील खरीदना चाहता था। अचानक सबकी नजरें चू वेई और लुओ शेन पर पड़ी। जब चू वेई उनके साथ था तो हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अमीर लोगों को देखा हो। जब बात लुओ शेन की आई तो हर कोई लुओ शेन का रिएक्शन देखना चाहता था। आखिर अचानक कीमत 2 मिलियन बढ़ाने का इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस लुओ शेन को यह बताने के बराबर था कि दूसरी पार्टी इस चीज पर फैसला करने वाली है। यह क्या हरकत है? यह तो ताइयुआन शहर के सबसे ताकतवर आदमी और ताइयुआन शहर के राजा लुओ शेन के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है। और ठीक इसी समय लिन वेई और 40 या 50 साल का एक आदमी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अंदर आए। 40 या 50 साल के इस आदमी के चेहरे पर बेरहमी थी और पहली नजर में वह एक खतरनाक इंसान लग रहा था। लिन वेई ने अभी अभी साफ साफ देखा था कि चू वेई और लुओ शेन क्या बोल रहे थे। उसी समय लिन वेई जोर से चिल्लाया, चू वेई तुम बेवकूफ हो। लुओ शहर के लीडर हमारे ताइयुआन शहर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तुमने असल में शहर के मालिक लुओ से चीजें चुराने की हिम्मत की, यह तो बस एहसान फरामोश होना है। चू वेई ने भौहें चढ़ाई। इस लिन वेई को सच में परेशानी खड़ी करना पसंद है। लगता है उसने अपनी चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लगता है उसे खत्म करने का समय आ गया है। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत चू वेई की तरफ देखा और पाया कि जो युवक अभी जोर शोर से बोली लगा रहा था वह असल में चू वेई था। आखिर कई लोगों ने चू वेई को पहले भी फोटो में देखा था और फोटो असली लोग नहीं थे। उन्हें एक नजर में पहचानना अभी भी मुश्किल है। पता चला कि वह चू वेई है। एक परिवार के मुखिया ने कहा, यह पहली बार है जब मैंने उसे खुद देखा है। मुझे लगा कि वह कोई बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन पता चला कि वह बिल्कुल फोटो जैसा ही था। 16 या 17 साल का लड़का, एक और परिवार के मुखिया ने कहा। कौन कुछ और कहता है? मुझे नहीं पता कि ताइयुआन शहर के सबसे बड़े हथियार बनाने वाले आदमी के बारे में अफवाहें सच हैं या झूठ। हालांकि चू वेई अब ताइयुआन शहर के आम लोगों की नजर में एक जीनियस है और कई लोगों के लिए जलन का विषय है, लेकिन ताइयुआन शहर के इन बड़े अधिकारियों की नजर में चू वेई उन्हें घबराने के लिए काफी नहीं है। मिस एटिकेट, क्या आपकी नीलामी जारी रहेगी? चू वेई ने स्टेज पर जोर से चिल्लाकर कहा। तभी एटिकेट लेडी को एहसास हुआ कि लिन वेई के साथ जो अभी हुआ वह अचानक हुआ। उसने जोर से कहा, क्या कोई है जो मिस्टर नंबर 103 से ज्यादा बोली लगाए? सन्नाटा छा गया। नीलामी के इस पॉइंट पर कोई भी बोली नहीं लगाना चाहता था। वे सब देखना चाहते थे कि शहर का मालिक लुओ शेन, जिसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा था, क्या करेगा। लुओ शेन की आंखें अपनी सीट पर गहरी हो गईं। वह भी हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि जब तक वह बोली लगाएगा ताइयुआन शहर के सभी इज्जतदार लोग उसे इज्जत देंगे और उसके साथ बोली नहीं लगाएंगे। उसने कैसे उम्मीद की थी कि चू वेई जैसा जवान आदमी अचानक आ जाएगा, उससे कुछ छीन लेगा। आमतौर पर अपनी पहचान के कारण वह इसे दिल पर नहीं लेते, लेकिन आज यह अलग था। लुओ शेन ने अपनी आंख के कोने से अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी को देखा। लुओ शेन ने आज जुआंगन के लिए बोली लगाई, सिर्फ इस बूढ़े आदमी की वजह से, दूसरी पार्टी की पहचान की वजह से, और क्योंकि जुआंगन उसके लिए काम का था। उसने इसे सिर्फ बूढ़े आदमी पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए खरीदा था। लुओ शेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह शहर का मालिक था और एक बच्चे से हार नहीं सकता था। वह अपना हाथ उठाने के लिए तैयार था। लेकिन इस समय लुओ शेन के बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने कहा, छोड़ो इसे सिटी मास्टर लुओ, यह काला स्टील अब कीमत के लायक नहीं है। अगर आप बोली लगाते रहे, भले ही आपको यह मिल जाए, फिर भी आपका खून बहेगा। लेकिन इस बूढ़े आदमी ने लुओ शेन को टोकते हुए कहा, मैं सिटी लॉर्ड लुओ की इच्छा मानता हूं। मैं आपके बेटे के मेरे अप्रेंटिस बनने के इरादे पर ध्यान से सोचूंगा। बोलने के बाद बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और चू वेई की तरफ देखने लगा।